हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 134 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और विद आंसर्स। तो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं सभी के। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो कि एग्जाम में बैठने वाले हैं, या फिर आपको रिवीजन वगैरह भी करना है तो भी उसके हिसाब से। ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं, 5 आंसर्स लिखे हैं जितने आपको करने होते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक आइडिया भी हो जाएगा आपको कि कैसे आंसर्स को अटैम्प्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको ये रिवीजन के रूप में भी याद हो जाएगा कि जो रीजंस मतलब जैसे कि हम पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं ना एग्जाम में, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे आंसर्स से। ठीक है। और इनको याद रखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी इजीली आप इनको याद रख पाओगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा आसान तरीके से मैंने लिखा हुआ है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। और हाँ, अ, इसकी मैंने एनालाइजिंग वीडियो बना रखी है PYQ की। 2 साल की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके मैंने एनालाइज किए हुए हैं। तो वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप जाकर देख सकते हैं उसको भी। ठीक है। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि क्वेश्चंस और दो, तो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने वहीं से ही कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे, और ये हर साल रिपीट होते हैं लगभग। जैसे कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, ये सवाल हर बार आता है। ठीक है। तो कारण पूछता रहता है बार बार। तो ये आपको बताना है कि कारण क्या थे जो विद्रोह हुआ। ठीक है। 1857 का जो विद्रोह था वो क्यों हुआ, उसके बारे में पूछ रहा है कारण। तो यहाँ पे मैंने कारण बता रखे हैं बड़े ही फ्लो चार्ट्स बना के, और आप कह सकते हैं कि डायग्राम बना के। आप आराम से जो है आनंद लेके इसको देखो, और आप ऐसे भी आंसर्स लिख सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है। और फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपके पेजेस नहीं बढ़ते हैं। आपको क्या करना है कि फ्लो चार्ट आपने बना दिया, फिर इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगले पेजेस पे। ठीक है। बारी बारी से एक एक बारी सबको एक्सप्लेन कर देना, आपका पूरा पेज भर जाएगा। 4 से 5 पेज भरने होते हैं आपको 20 मार्क्स के लिए। आपका आराम से पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो धार्मिक कारण था सबसे पहला। ठीक है। विद्रोह का, कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें सबसे पहला कारण था धार्मिक, यानी कि जो लोगों को लग रहा था कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि कारतूस का इस्तेमाल करना, जिसमें कि जो कारतूस थी, राइफल थी, उसमें सूअर की चर्बी और गाय का मांस वगैरह जो था वो मिलाया जा रहा था। तो उसके लिए जो था वो क्या था, मतलब तरीके से धार्मिक जो लोग हैं, जैसे कि हिंदू है और उसमें मुस्लिम है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो सूअर वगैरह पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके धर्म में वो सब बैन है। और ऐसे ही हिंदुओं में गाय की चर्बी या गाय का मांस एक तरीके से अवैध है। तो उनकी धार्मिक आस्थाओं को जो है, भावना जो थी उनकी, उनको एक तरीके ठेस पहुंच रही थी उस चीज से। तो ये उन्हें जो है, सबसे पहला कारण धार्मिक था। दूसरा कारण राजनीतिक था। ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बार बार क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे लोगों का, यानी कि जो भारतीय है उनका बार बार शोषण हो रहा था। तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा था आर्थिक कारण। ठीक है। आर्थिक मतलब जो कंपनी है वो भारतीयों का आर्थिक शोषण भी कर रही थी। ठीक है। उसके अलावा सैन्य कारण, यानी कि जो कारतूस है और जो सैनिकों की भर्ती है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस चल रही थी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो बड़े पद पे जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। और जबकि जो छोटे पद पे थे जो, वो भारतीय थे, यानी कि जो निम्न निम्न काम करने वाले जो थे वहाँ पे, वो भारतीयों को चुना जा रहा था। और बड़ी मात्रा में जो बड़े अच्छे मतलब जिनकी ओहदा होता है ना किसी भी पोस्ट का, तो उन जगहों पे ब्रिटिशर्स का ज्यादा दायित्व था वहाँ पे। ठीक है। तो मतलब ज्यादा लोग वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो ये था। और सामाजिक कारण में क्या बताऊं कि जाति व्यवस्था थी सबसे पहले, और दूसरी चीज शिक्षा का अभाव था वहाँ पे। ठीक है, लोगों के अंदर एजुकेशन की कमी थी। तो ये रीजंस थे जो कि जिसकी वजह से जो 1857 की जो क्रांति हम पढ़ते हैं ये हुई। ठीक है। तो काफी सारे रीजंस रहते हैं चीजों को होने के लिए, तो ये उनमें से एक था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखो, मैंने एक ही पेज में पूरा आंसर लिख दिया आपका। अब इससे क्या है, आपको क्या याद रखना है कि आपको एक इंट्रो जरूर लिखना है। मैंने कम लिखा है इंट्रो, आप इसको 2 3 4 पेज मतलब 2 3 4 लाइन और बढ़ा सकते हो इसके अंदर। और एक निष्कर्ष लिख देना यहाँ पे। ठीक है। एक इंट्रोडक्शन यानी कि एक परिचय, और एक निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है अपने आंसर्स के अंदर सभी में। लास्ट में निष्कर्ष और शुरू में क्या है, परिचय। ठीक है। इंट्रोडक्शन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं इसको परिचय। दूसरी चीज, स्थायी बंदोबस्त, ये बहुत बार आता है सवाल। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक टैक्स प्रणाली है जिसमें कि भूमि को देख के मतलब उसकी टैक्स वसूली की जाती है कि भाई इतनी भूमि है तो उसके हिसाब से पैसा लेना। इस तरीके से होता है ये। और 1793 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। कहाँ पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में। ठीक है। तो ये
समझ गए? स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? यानी कि जो एक तरीके से भू राजस्व प्रणाली है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है? कहाँ पे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि भूमि अधिकार। इसमें क्या होता है, जो ज़मींदार होते हैं, इनको पूरा भूमि का अधिकार दे दिया जाता है कि भाई आप इससे पैसा वसूल करोगे लोगों से और सरकार को दोगे, ठीक है? उसका कुछ परसेंट ज़मींदार रखता है और ज़्यादातर परसेंट ब्रिटिशर्स को देता है, ठीक है? एक तरीके से जो ज़मींदार है वो उस भूमि का मालिक, ठीक है? उस एरिया का, एक एरिया दे देगा उसको, मतलब जो अंग्रेजी शासक है, वो उसको एक एरिया दे देंगे कि भाई ये अब तुम्हारा एरिया है, इस पे जितने भी काम होगा उसका टैक्स वसूली तुम करोगे और हमें दोगे, इस तरीके से, ठीक है? बन रखा है सबने, यहाँ नॉर्मल चीज़ है। निश्चित राजस्व यानी कि एक निश्चित राशि दी जाती थी ब्रिटिशर्स को। अब मान के चलो कि जैसे कि अ, उस एरिया की जो इनकम हो रही है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है? 100 रुपीज़, एक छोटा-सा आंकड़ा ले लेते हैं ना, 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में से मान के चलो 95 रुपीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स को जाने हैं। ये निश्चित है, इतने ज़्यादा जाने हैं उनको, ठीक है? और बाकी के 5 रुपए जो है, ये ज़मींदार रखेगा, है ना? अगर बाय चांस वहाँ पे पता चल रहा टैक्स वसूली कम हो पाई है, तो ज़मींदार को उस चीज़ का हर्जाना भरना पड़ता था, ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम थी उसके अंदर कि भाई एक निश्चित राशि थी कि भाई इतना लेना ही लेना है, इससे कम नहीं ले दे सकता था, ठीक है? ज़मींदार को भी एक दबाव था उसके अंदर। उसके अलावा ज़मींदार जो है भूमि का मालिक बन गया था। ये और हो गया। उद्देश्य बताऊँ? इसमें उद्देश्य है राजस्व में वृद्धि, यानी कि जो टैक्स वसूली है उसमें बढ़ोतरी करना। भूस्वामी वर्ग का निर्माण करना, यानी कि जो भूमिपति होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनको बढ़ावा देना था। और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण, ठीक है? यानी कि जो मॉडर्नाइज़ेशन है प्रशासन का, वो करना था, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाएँगे, टेक्नोलॉजी ला पाएँगे। इसका परिणाम क्या निकला कि भाई ज़मींदारी शक्ति का उदय हुआ, ज़मींदार जो है वो पावरफुल होते चले गए। कृषि कल्याण में गिरावट आई, तो ये एक नया गलत काम हो गया, नेगेटिविटी आ गई कि भाई कृषि जो कार्य थे, वो नीचे जाने लगे। कृषि में ठहराव-सा आ गया था, इसमें मतलब कि कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था क्योंकि प्रोत्साहन ही नहीं था। अब मैं पता चल रहा है पूरे साल में, ठीक है, मेहनत करके कृषि जो है वो फसल उगाता हूँ, एक मान के चलिए 100 क्विंटल, ठीक है? 1 क्विंटल या 100 क्विंटल जो भी आप मान लो, तो उसमें से अगर मुझे जो लाभ है वो बहुत ही कम मिल रहा है, मैं ज़्यादा उगा रहा हूँ तब भी मुझे उतना ही पैसा मिल रहा है सरकार से, और मैं ज़्यादा उगा रहा हूँ या कम उगा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा। तो मैं क्या करूँगा, एक निश्चित मात्रा में उगाऊँगा कि भई मेरे लिए 1 क्विंटल ही बहुत है, 1 क्विंटल में मुझे जितना मिलता है, उसमें मेरा प्रॉफ़िट हो जाता है। तो इसमें क्या है, कृषि का ठहराव आ गया कि भई एक तरीके से जो किसान थे उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा था, उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे काम करने के। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, असमानता बढ़ने लगी सामाजिक और आर्थिक। तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है? इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बस इतना सा काम करना है आपको, बाकी मैंने सब कुछ कर ही दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिकता। ये देखो, ये चीज़ को याद रख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कहीं भी पूछे सांप्रदायिकता, आपको ये आंसर लिख देना है बस, ठीक है? आँख मीचना और जो मैं बता रहा हूँ आपको बस ये लिख देना, कहीं भी। आगे पीछे नहीं देखना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, बस आपको ये देखना है कि सांप्रदायिकता आ जाए जहाँ पे, आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है? सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक अंधविश्वास या भक्ति होता है, ठीक है? जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, अपने धर्म को लेके सबसे मानते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ है और दूसरों के धर्म को बहुत नीच मानते हैं, तो उनको बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है? और इसमें क्या है, धर्मों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है, शत्रुता आ जाती है, और धर्म का राजनीतिक शोषण होता है, फिर यानी कि धर्म का जो है राजनीतिक फायदे के लिए यूज किया जाता है उसका, ठीक है? जैसे कि अभी आप फिलहाल में देखो, बीजेपी के द्वारा किसी एक धर्म का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये सांप्रदायिकता है, ठीक है? और विशेषताएं क्या है इसकी कि भाई सहिष्णुता, इसको बोलते हैं अन्य धर्मों के प्रति कम सम्मान होना, ठीक है? एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ कि अन्य धर्मों के प्रति गलत धारणा पैदा होती है लोगों के अंदर। बहिष्कार यानी कि रोज़गार, अवसर और जो सामाजिक संपर्क है उसमें कमी आती है, क्योंकि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझेंगे, तो हमारे धर्म आस-पास के जो लोग और रहते हैं अन्य धर्मों के, उनको तो हम कुछ समझेंगे ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम वाली एक बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? और हिंसा तो बढ़ी जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा इसके कुछ उपाय हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम? तो सबसे पहला है कि भई संवाद बढ़ाया जाए आपस में, है ना? हम दोस्ती भाईचारा रखें कि भाई हिंदू-मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई है, सिख, बौद्ध सब हमारे भाई-भाई हैं, ठीक है? तो ये हमने शुरू करना चाहिए कि भाई जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने फ़ायदे के लिए सब कर रहे हैं, हमें उसका कोई क्या फ़ायदा, है ना?
तो हमें मतलब एक तरीके से साथ में आना चाहिए, और जो भी अगर पॉलिटिशियंस धर्म का फायदा उठाते हैं तो उनको हमें एक तरीके से जवाब देना चाहिए, उनको वोट ना देके, ठीक है। दूसरी चीज, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन धर्म से अलग हटके जो एजुकेशन हो वो धर्म की ना हो। एजुकेशन किस चीज के बारे में हो कि भाई सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, ठीक है, हम सभी एक समान है। धर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे सबके देश, हम सबका देश अलग है, हम सबका राष्ट्र अलग है, राष्ट्रगान अलग है, झंडा एक है। तो उस हिसाब से हम लोग एक दूसरे के कौन हुए, भाई बहन हुए। तो ये हमें एक तरीके से ये जो एक तरीके से सोच है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। मजबूत कानून ढांचा हमें जो है लाना चाहिए हमारा, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहिए। और मीडिया जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हर एक काम में। अगर अगर किसी देश में हिंसा फैल रही है तो वो मीडिया की वजह से होती है, ठीक है। अगर किसी देश में अच्छाई फैल रही है तो वो मीडिया की वजह से होगा, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी आपके पास प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स है, ठीक है, मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ती। और राजनीतिक नेतृत्व जो है वो बढ़ना चाहिए, यानी कि हर हर धर्म से एक नेता होना चाहिए, जिससे कि सभी को एक प्रेरणा मिले कि भाई कोई नहीं, सभी धर्म एक समान है, ठीक है। और सब, जैसे कि ऐसा ना हो कि भाई मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान खड़ा हो रहा है इलेक्शन में तो मैं खुद हरा दूं इसलिए कि वो मुसलमान है। नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि अगर वो अच्छा व्यक्ति है, उसके विचार अच्छे हैं, अगर वो चाहता है कि देश की सेवा करना, कुछ काम करना चाहता है हमारे लिए, तो हम मुझे बिल्कुल मतलब मेरा बनता है उसको जिताना, ठीक है, वोट देके। तो ये वाली जो भावना है हमें ये लानी पड़ेगी, ठीक है। ये जो सांप्रदायिकता है इसको खत्म करने के लिए, तो ये आलोचना जो मैंने यहाँ पे एक तरीके से आलोचना के रूप में मैंने आपको बताया है इन सब चीजों को, ठीक है। और फिर बाद में कंक्लूजन को मैंने कहा कर दिया, एक उपाय के रूप में मैंने बता दिया कि भाई ये हम उपाय कर सकते हैं अपने जो भी सांप्रदायिकता है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिकता गलत चीज है हमारे समाज में, हमारे समाज को खोखला करती है ना। कर दोगे अब? उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कृषि का वाणिज्यिकरण है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये मत बोलना कि और करा दो, और करा दो, अभी एग्जाम है आपका, तो इतनी जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। अभी ये मॉर्निंग, अभी 1 जनवरी है आज, और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। सॉरी मैं भूल गया था, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे मतलब आंसर्स लिखने होते हैं, एनालाइज करना होता है क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मैं भूल जाता हूँ कि डेट क्या है, ठीक है। तो कृषि का वाणिज्यिकरण ये हो गया। इसमें क्या होता है, कृषि को बेसिकली बाजार के लिए हम जो है तैयार करते हैं, यानी कि जो मांग हो रही है ना उसके हिसाब से हम बेसिकली कृषि उद्योग करेंगे, और मतलब फसल उगाएंगे। मान के चलो कि बाजार में गेहूं की जो है डिमांड बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, गेहूं उगाएंगे बस दबा के, ठीक है, 3-4 साल तक गेहूं उगाएंगे। तो उससे क्या होता है, उस अगर हम एक ही जमीन पे, एक ही लैंड पे एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, तो उस फसल की जो क्वालिटी होती है ना वो खराब हो जाती है ना। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की कृषि हो। अगर हम किसी जगह पे मक्का भी उगा रहे हैं ना, बार बार उगा रहे हैं, मतलब हर महीने हर साल उसी को उगा दे रहे हैं, तो उस खेत की जो क्वालिटी है ना, जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसमें जो वर्सैलिटी है, जो भी बोलते हैं उसको, वो खत्म हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, एक तरीके से नष्ट हो जाती है। हमारा जो आपने पढ़ा होगा इसी के अंदर ही कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारी किसानों से इंडिगो की खेती करवाते थे। तो इंडिगो इतना खतरनाक था कि वो एक बारी में ही जो है कृषि को नष्ट करने का एक तरीके से शक्ति थी उसके अंदर। तो वो हमारी जो कृषि नष्ट हुई है ना, वो इस वजह से भी हुई है। हमारे भारत में जब आज़ादी से पहले 75% लोग, 75% क्या कह रहा हूँ, 80% लोग जो थे वो खेती पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उसके बाद कम होता चला गया ये आंकड़ा। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता खत्म हो गई, है ना। मिट्टी जो थी वो उसकी क्वालिटी खत्म हो गई, वो इतना आ, सोना उगल ही नहीं पा रही थी, तो है ना, सब लोगों को उससे हटना पड़ गया, अलग अपना जो ट्रैक था वो चेंज करना पड़ गया। उसके बाद इसके कारण क्या होता है, कृषि का जब हम व्यवसायीकरण करते हैं या फिर वाणिज्यिकरण करते हैं, उससे फायदे क्या होता है? फायदा ये होता है कि भाई बहुसंख्यक उत्पाद जनसंख्या हो जाती है, यानी कि हम ज़्यादा जनसंख्या कंट्रोल कर पाते हैं, ज़्यादा लोगों को हम प्रोवाइड करवा करवा पाते हैं खाने को। अगर हमारे इंडिया में अनाज की खेती कम होने लगे तो सबको पूर्ति नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा बाजार की मांग जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ये दूसरा कारण है। औद्योगिकरण हो गया इंडिया में, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है ना। क्योंकि किसान जो है वो अब कहाँ लेके घूमेगा, अगर वो मांग से अलग हट के कुछ खेती करेगा, कुछ फसल उगाएगा, तो कोई उसे खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो फिर वो बेचेगा कहाँ पे? तो बेचने के लिए उसको क्या चाहिए, उद्योग चाहिए, ठीक है। ताकि वो उद्योग क्या करते हैं, उस खेती को या उस फसल को खरीद लेते हैं, जिससे कि जो किसान है उसको वहीं पे अपने घर पे ही
एक खरीदार मिल जाता है और ईज़िली वो चीज़ों को बेच पाता है अच्छे दामों पे, ठीक है? एमएसपी आपको पता है ना, एमएसपी एक जो रेट होता है, उस पे खरीद पाता है अच्छे से। और सरकारी दिवालियापन जो है वो होने की वजह से भी सरकार ने कृषि का वाणिज्यीकरण किया होगा और प्रौद्योगिकी का विकास जो है, प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है? टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, ये भी एक रीज़न था। उसके प्रभाव क्या पड़े? वाणिज्यीकरण जो हम करते हैं कृषि का, उससे प्रभाव क्या होता है? उससे क्या सबसे पहला होता है कृषि रसायन शास्त्र, यानी कि कृषि वाणिज्य से कृषि वस्तु शास्त्र के आभूषण और कलाओं के विकल्प मिलते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ कृषि आय में वृद्धि होती है, कृषि विकास होता है, मूल्य में वृद्धि होती है। उसके अलावा कृषि भूमि का विनाश होता है, ठीक है? तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही शुरुआत में कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब हम कृषि का वाणिज्यीकरण करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि भई कृषि का जो भूमि है उसका विनाश हो जाता है और बस ये होता है कि मूल्य जो होता है उस चीज़ की, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो हम अगर उसको सेल करेंगे तो डेफ़िनेटली वो ज़्यादा दामों पे सेल होगी, ज़्यादा प्राइस पे सेल होगी, तो ये फ़ायदा तो होता है किसानों को, लेकिन उसकी जो कृषि है, उसकी जो खेत है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है? उपजाऊ नहीं रहते फिर। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है एक, ये और देख लो, सुधार आंदोलन का महत्व पूछ रहा है, ठीक है? ये भी सवाल बहुत बार आया हुआ है, शायद इस बार भी आ जाए, तो आपको ये समझना है कि क्या होता है। सुधार आंदोलन सबसे पहला जो महत्व है मुझे लगता है वो ये है कि सामाजिक कुरीतियों का समूह जो है एक तरीके से विनाश होता है यहाँ पे। जो भी कुरीतियाँ थी समाज में, जैसे कि जाति प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, इनका विरोध होता है, ठीक है? जो जितने भी बड़े-बड़े समाजशास्त्री हैं, जितने भी हमारे देश में महान व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने जो आंदोलन किए, ठीक है? सुधार यानी कि सामाजिक सुधार करने की जो कोशिश की, वो किस आधार पे की कि भई समाज में ये चीज़ें गलत है। जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, छुआ-छूत नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा, बाल विवाह, ये इनका विरोध हुआ उस समय, ठीक है? तो ये पहली चीज़ होती है, इसका पहला महत्व तो ये होता है। दूसरा शिक्षा का प्रसार होता है, यानी कि एजुकेशन को हम बढ़ावा देते हैं ओवर रिलिजन, ठीक है? धर्म से ऊपर हम एजुकेशन को रखते हैं। दूसरी चीज़ समाज में जागरूकता पैदा होती है लोगों के अंदर। अगर 4 लोग आंदोलन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो मेरा भी दिमाग खुलेगा, मेरी भी आँखें खुलेंगी कि हाँ यार, जो आंदोलन है ये तो बिल्कुल सही है ना? तो मेरी अंदर जागरूकता पैदा होती है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, यानी कि मैं अपने देश से प्रेम करूँगा, है ना? उसके अलावा महिलाओं के अधिकार का बढ़ावा मिलता है, तो ये भी एक बड़ा जो है महत्व होता है, अब जो भी सुधार आंदोलन होते हैं उसका, ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताना। और आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। लाइक और जो सब्सक्राइब वगैरह है कोई नहीं करता, तो कर लिया करो, अच्छा लगता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।